जबरदस्त थी उससे कहीं ज़्यादा इसके गाने हर किसी की जुबान पर बने रहते हैं। आज भी इस फिल्म के गानों को सुना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के लिए संजय दत्त पहली पसंद नहीं थे, बल्कि बहुत से बॉलीवुड एक्टर का नाम इस किरदार को करने के लिए पहले तय किए गए थे। कौन है वो एक्टर, आपको हम इस स्पेशल स्टोरी में बताने जा रहे हैं। हिंदी सिनेमा के मशहूर फिल्म निर्माता और निर्देशक सुभाष घई ने फिल्म बनाई। जल्द ही सुभाष घई अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म खलनायक का रीमेक बनाने वाले थे। सुभाष घई ने 7 साल पहले इसी रीमेक के बारे में पहली बार बात की थी, तब से इसके बनने की सिर्फ चर्चाएं हो रही हैं। बता दें, फिल्म खलनायक 6 अगस्त 1993 को रिलीज हुई थी और इसी साल शाहरुख खान की फिल्म बाजीगर 12 नवंबर और डर 24 दिसंबर को रिलीज हुई थी। तीनों फिल्मों में शाहरुख खान को खलनायक का किरदार निभाते हुए देखा गया था। आपको बता दें, फिल्म डर में शाहरुख खान वाला किरदार सबसे पहले आमिर खान को ऑफर हुआ था, लेकिन आमिर खान ने यह किरदार करने से मना कर दिया था और बाद में जब उनको पता चला कि यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। फिल्म खलनायक जैकी और नाना पाटेकर के साथ बन रही थी। एक आर्ट फिल्म के रूप में फिल्म का मुंबई में शानदार मुहूर्त भी हुआ, लेकिन फिल्म इससे आगे बढ़ नहीं सकी। नाना पाटेकर जब फिल्म में थे तो वो बल्लू का किरदार निभा रहे थे। जब नाना फिल्म से बाहर हुए तो आमिर खान को लगा कि अब मौका है और वो एक नेगेटिव रोल करके डर के हाथ से निकल जाने की कमी पूरी कर सकते हैं, लेकिन आमिर के हाथ से ये मौका भी निकल गया क्योंकि सुभाष घई ने उन्हें बल्लू के रोल की बजाय राम का, लेकिन घई का यही कहना रहा कि अनिल के अपनी इच्छा जताने से पहले ही ये रोल संजय दत्त को दे चुके थे। संजय दत्त का फिल्म खलनायक का हिस्सा होना ही सुभाष घई के लिए कास्टिंग के मामले में बड़ी जीत थी। घई इससे पहले 1982 में रिलीज हुई फिल्म विधाता में 7 काम कर चुके थे। फिल्म खलनायक की कास्ट आखिरकार संजय दत्त, जैकी श्रॉफ और माधुरी दीक्षित के साथ फाइनल हुई। ये वह वक्त था जब संजय दत्त बहुत तनाव भरे जीवन से गुजर रहे थे। माधुरी दीक्षित इस फिल्म से पहले भी संजय दत्त के साथ काम कर चुकी थी, लेकिन फिल्म खलनायक की शूटिंग के दौरान ही उन्हें समझ आ गया कि यह फिल्म उनके करियर का टर्निंग पॉइंट होने जा रही है। फिल्म खलनायक की कहानी बल्लू नाम का किरदार एक बदमाश था जो कई संगीन अपराधों में शामिल था। एक नेता के खून के वक्त वो रंगे हाथों पकड़ा जाता है और फिर जेल से भाग जाता है। पुलिस इंस्पेक्टर राम का दामन दागदार होता है तो उसकी मित्र गंगा उसकी मदद के लिए मैदान में उतरती है। पूरी फिल्म इन्हीं तीनों किरदारों पर घूमती नजर आती है। इस फिल्म में अनुपम खेर, राखी प्रमोद महतो और नीना गुप्ता भी नजर आते हैं। फिल्म का टाइटल सॉन्ग नायक नहीं खलनायक हूँ मैं काफी हिट हुआ था और ये आज भी सुना जाता है। खलनायक 1993 में बनी हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है। इसका निर्माण और निर्देशन सुभाष घई ने किया है और मुख्य किरदार में संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, जैकी श्रॉफ निभाए हैं। यह फिल्म आंखें के बाद साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी। इसने 2 फिल्म फेयर अवार्ड भी जीते थे। इसमें संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। ये मूवी 190 मिनट की थी। तो चलिए बात करते हैं इसकी फुल कहानी। बल्लू राम बलराम प्रसाद यानी संजय दत्त एक गैंगस्टर है जिसे इंस्पेक्टर राम यानी जैकी श्रॉफ ने गिरफ्तार किया है। बल्लू जेल से बच निकलता है जब राम अपनी प्रेमिका गंगा यानी माधुरी दीक्षित से मिलने जाता है, जो भी एक पुलिस अधिकारी है। जब इसकी खबर बाहर आती है तो राम की प्रतिष्ठा खराब हो जाती है क्योंकि मीडिया राम को ऐसे अधिकारी के रूप में चित्रित करता है जिसे अपना कर्तव्य उपेक्षित कर दिया है। गंगा राम की प्रतिष्ठा को बहाल करने के प्रयास में गुप्त मिशन पे जाती है। गंगा को पता चलता है कि बल्लू एक दयालु व्यक्ति है जो गरीबी और परिस्थितियों के कारण अपराध में पड़ गया है और वह उसे ठीक करने की कोशिश करती है। इस बीच बल्लू का गंगा के साथ प्यार में पड़ना शुरू हो जाता है। शुरू हो गया जब उसे पता लगता है कि वह उससे प्यार नहीं करती और पुलिस अधिकारी है तो वह क्रोधित हो जाता है। गंगा ने बल्लू की मदद करना जारी रखी क्योंकि उसने उसमें अच्छाई देखी है। इस बीच राम मदद के लिए बल्लू की मां से संपर्क करता है और महसूस करता है कि बल्लू वास्तव में उसके बचपन का दोस्त है। बल्लू की मां और बल्लू क्रमशः राम और गंगा को बताते हैं कि कैसे रोशिदा ने उसकी गरीबी का इस्तेमाल कर बल्लू को भ्रष्ट करने के लिए किया था। बल्लू की मां और बल्लू क्रमशः राम और गंगा को बताते हैं कि कैसे रोशिदा ने उनकी गरीबी का इस्तेमाल बल्लू को भ्रष्ट करने के लिए किया था। रोशिदा ने बल्लू की बहन को मार डाला और पुलिस पर दोष लगाया। गंगा डरती है कि पुलिस बल्लू को मार डालेगी और पुलिस उसे गोली मारने से रोक देती है, जिससे वह भाग जाता है। उसे अपराधी की सहायता के लिए गिरफ्तार किया जाता है और बल्लू के साथ रिश्ते में होने का आरोप लगाया जाता है जो उसकी पेशेवर और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को नष्ट कर देता है। बल्लू की मां राखी गुलजार उसे बाद
आती है। बल्लू की माँ राम का पक्ष लेती है और बल्लू को मनाने की कोशिश करती है। रोशिता की मौत के बाद बल्लू खुद को एक नए मालिक के रूप में स्थापित करता है, लेकिन उसकी प्रेमिका ने सूचित किया कि गंगा उसकी सहायता के लिए मुकदमा चलाने जा रही है। दिल में बदलाव होने के कारण बल्लू अदालत पर हमला करता प्रतीत होता है, लेकिन आत्मसमर्पण करता है और शपथ लेता है कि गंगा निर्दोष है, जिससे उसकी प्रतिष्ठा बहाल हो जाती है और वह और राम मिलते हैं। इसमें संजय दत्त बलराम प्रसाद उर्फ बल्लू का रोल निभा रहे हैं। माधुरी दीक्षित गंगोत्री देवी यानी गंगा का रोल निभा रही हैं। गंगर नहीं गंगा। माधुरी दीक्षित गंगोत्री देवी उर्फ गंगा का रोल निभा रही हैं। जैकी श्रॉफ इंस्पेक्टर का रोल निभा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके संगीत के बारे में। सारे गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए हैं और सारा संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा रचा गया है। इसमें पहला सॉन्ग था आजा साजन आजा, जिसे गाया था अलका याग्निक ने। दूसरा सॉन्ग था पलकी में होके सवार चली रे, जिसे गाया था अलका याग्निक ने। तीसरा सॉन्ग था ऐसे तेरी याद आती है, जिसे गाया था मोहम्मद अजीज और अलका याग्निक ने। चौथा सॉन्ग था चोली के पीछे क्या है, जिसे गाया था अलका याग्निक ने और इला अरोड़ा ने। पांचवा सॉन्ग था चोली के पीछे क्या है, जो कि सेकंड में था, जिसे गाया था विनोद राठौड़ ने। छठा सॉन्ग था देर से आना जल्दी आना, जिसे गाया था अलका याग्निक और मनहर उदास ने। सातवां सॉन्ग था नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, जिसे गाया था विनोद राठौड़ और कविता कृष्ण मूर्ति ने। आठवां सॉन्ग था नायक नहीं खलनायक है तू, जिसे गाया था इला अरोड़ा कविता कृष्ण मूर्ति ने। नवा सॉन्ग था ओ माँ तुझे सलाम, जिसे गाया था जगजीत सिंह ने। अगर बात करें नामांकन और पुरस्कार की, तो 1994 में अलका याग्निक और इला अरोड़ा को चोली के पीछे क्या है सॉन्ग के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका पुरस्कार दिया गया था। 1994 में सरोज खान को चोली के पीछे क्या है के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर नृत्य रचना पुरस्कार दिया गया था। 1994 में सुभाष घई को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार नॉमिनेट किया गया था। 1994 में सुभाष घई को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार नॉमिनेट किया गया था। 1994 में संजय दत्त को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार नॉमिनेट किया गया था। 1994 में माधुरी दीक्षित को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार नॉमिनेट किया गया था। 1994 में जैकी श्रॉफ को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार नॉमिनेट किया गया था। 1994 में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीतकार पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था। 1994 में आनंद बख्शी को चोली के पीछे क्या है सॉन्ग के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ गीतकार पुरस्कार नॉमिनेट किया गया था। 1994 में विनोद राठौड़ को नायक नहीं खलनायक हूँ मैं सॉन्ग के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था। मैं हूँ खलनायक सुनकर ही हर किसी की जुबान पर संजय दत्त का नाम आता है। 19 के दशक में बनी फिल्म खलनायक को आज भी कोई भी नहीं भूल पाया होगा। इस फिल्म की कहानी जितनी जबरदस्त थी, उससे कहीं ज्यादा इसके गाने हर किसी की जुबान पर बने रहते हैं। आज भी इस फिल्म के गानों को सुना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के लिए संजय दत्त पहली पसंद नहीं थे, बल्कि बहुत से बॉलीवुड एक्टर का नाम इस किरदार को करने के लिए पहले तय किए गए थे। आपको हम इस स्पेशल स्टोरी में बताने जा रहे हैं। हिंदी सिनेमा के मशहूर फिल्म निर्माता और निर्देशक सुभाष घई ने फिल्म बनाई। जल्द ही सुभाष घई अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म खलनायक का रीमेक बनाने वाले थे। बता दें, फिल्म खलनायक 6 अगस्त 1993 को रिलीज हुई थी और इसी साल शाहरुख खान की फिल्म बाजीगर 12 नवंबर को और डर 24 दिसंबर को रिलीज हुई थी। तीनों फिल्मों में शाहरुख खान को खलनायक का किरदार निभाते हुए देखा गया था। तुम जरा सा खून देखकर इतना डर गए, इससे पहले कि मैं खून की नदियां बहा दूं, दफा हो जाओ यहाँ से। बाहुबली एक ऐसी फिल्म थी जो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से निकलकर सारी दुनिया पर छा गई थी। इस फिल्म ने महज इतिहास ही नहीं रचा, बल्कि दक्षिण की बाकी इंडस्ट्रीज को एक नई राह भी सुलझाई। उस हफ्ते रिलीज हुई कन्नड़ फिल्म KGF चैप्टर 1 भी सिर्फ दक्षिण भारत का ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का दिल जीतने के लिए की गई एक कोशिश थी। इसे मलयालम, तमिल, तेलुगु, हिंदी के अलावा चीनी और जापानी भाषाओं में भी बनाया गया था। KGF यानी कोलार गोल्ड फील्ड्स कर्नाटक का कोलार जिला सोने की खदानों के लिए जाना जाता है। इन्हीं खदानों के इर्द गिर्द बुनी गई है फिल्म KGF की कहानी। अंडरवर्ल्ड्स भी इस फिल्म का एक हिस्सा है। विषय अलग था, कहानी फार्मूला, पर इसके स्क्रीन प्ले और प्रस्तुतिकरण में चटक रंग भर कर निर्देशन प्रशांत नील ने एक सही दिशा पकड़ी थी, जो मसाला फिल्म प्रेमियों को पसंद आई थी। यह फिल्म 1981 से शुरू होकर 2018 के दौर तक आती है। हम देखते हैं कि किस तरह पैसे और बाहुबल का लालच कुछ इंसानों को इतना संवेदनशील बना देता है कि वे कोलार स्थित सोने की खदानों को जिंदा शमशान में तब्दील कर देते हैं। एक ऐसी शमशान जहां लोगों को जबरन लाकर उनसे खदान की खतरनाक परिस्थितियों में काम करवाया जाता है।
कमजोरों और बीमारों को मार दिया जाता है क्योंकि वे काम नहीं कर सकते। सजा के तौर पर मारा जाता या भूखा रखा जाता। भूखे रखे जाने पर यहाँ के लोग एक पागल से कहानियाँ सुनाने की गुजारिश करते ताकि कम से कम वहाँ के बच्चे भूखे न रोएं। उस पागल व्यक्ति की कहानियों में अक्सर एक मसीहा का जिक्र होता है जो लोगों को कुलार सोना खदानों के मालिक के जुल्म से मुक्त कराएगा। एक दिन यह मसीहा सचमुच आ जाता है फिल्म के हीरो रॉकी यानी यश के रूप में। यश दरअसल पहले मुंबई का डॉन था। बचपन में मां से किया गया बड़ा आदमी बनने का वादा उसे यह सब करवाता रहा है। यश एक मजदूर के बेस में खदान में एक खास मकसद के साथ आता है। धीरे धीरे वह वहाँ के जुल्मों को देखने के बाद उसका मकसद और बड़ा हो जाता है। एक्टिंग के संदर्भ में बात की जाए तो एक बड़ा पलक तलाश रही KGF चैप्टर 1 जैसी फिल्म का भार लगभग पूरी तरह से एक्टर यश के कंधों पर है। बतौर एक्टर यश में वो निश्चित हैं जो कि रॉकी की भूमिका को निभाने के लिए चाहिए थे। हालांकि रोमांस के मामले में वह सहज नहीं रह पाते। अभिनेत्री श्रीनिधि शेट्टी खूबसूरत तो हैं पर एक्टिंग के मामले में वह कच्ची हैं। फिल्म के ग्लैमर का तड़का लगाने के लिए तमन्ना भाटिया एक आइटम गीत भी रखा गया है जो ठीक ठाक ही है। फिल्म में सोने के खदान के लिए फिल्माए गए दृश्य बेहद प्रभावी लगे हैं। बताते हैं इन दृश्यों को प्रभावी बनाने के लिए सेट पर सचमुच तापमान काफी बढ़ा दिया गया था ताकि कलाकारों के चेहरे पर गर्मी और उमस से परेशान मजदूरों वाले भाव आए। फिल्म का पहला हिस्सा जो मुख्यतः मुंबई और बेंगलुरु में रॉकी की जिंदगी से संबंधित है थोड़ा उबाऊ है, पर फिल्म का दूसरा हिस्सा जो सोना खदान के संबंधित है रोचक बन पड़ा है। निर्देशक का खास नजरिया दिखता है। सिनेमेटोग्राफी ने इन दृश्यों को और उम्दा बना दिया है। हालांकि फिल्म के इंटरवल से पहले वाले दृश्य की सिनेमेटोग्राफी कई जगह बचकानी भी है। फिल्म का एक विशेष बैकग्राउंड म्यूजिक है जो कुछ खास मौकों पर बजता है या प्रभावी बन पड़ा है। फिल्म में हिंसा के दृश्य काफी ज्यादा हैं। एक दृश्य में तो हीरो रॉकी खुद ही गिन कर बताता है कि उसने अभी भी 23 लोगों को मारा है। हर 20 मिनट बाद एक मार काट का दृश्य है और लोग गाजर मूली की तरह मारे जाते हैं। फिल्म की अवधि 2 घंटे 50 मिनट है जो कि काफी लंबी है। हालांकि अगर आप दक्षिण भारतीय फिल्में पसंद करते हैं तो यह फिल्म आपको पसंद आएगी। अपने अलग अंदाज के लिए एक और लार्जर देन लाइफ हीरो की हीरोगिरी के लिए और हाँ बाहुबली की ही तरह KGF का भी दूसरा पार्ट आएगा। इसे जिस मोड़ पर छोड़ा गया था वह कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा इतना रोचक तो नहीं था, फिर भी एक उत्सुकता तो जाग ही रही थी। फिल्म का गीत संगीत औसत ही है। मल्टीप्लेक्स के आने के बाद उस तरह की बी ग्रेड फिल्में बनना बंद हो गई जिनसे बड़े स्टार्स नजर आते थे। 80 और 90 के दशक में इस तरह की फिल्में खूब बनती थी। इंसानियत के दुश्मन, मर्द, गंगा जन्मा सरस्वती, बदले की आग जैसी बी ग्रेड फिल्मों का न केवल बजट बड़ा हुआ करता था बल्कि इसमें अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र जैसे सितारे भी नजर आते थे। 2018 में आश्चर्यजनक रूप से इस तरह की फिल्में फिर देखने को मिली। सलमान खान की रेस 3, आमिर खान की ठग साफ हिंदुस्तान और उसके बाद कुलार गोल्ड फील्ड्स चैप्टर 1 भी इसी श्रेणी की फिल्म थी। मूलतः कन्नड़ भाषा में बनी थी जिसे हिंदी में डब कर रिलीज किया गया था। कहानी 1950 से 1981 के बीच की है। एक तरफ खलनायकों को सोने की खदान हाथ लगती है तो दूसरी ओर राजा कटप्पा बोरिया और रॉकी यानी यश का जन्म होता है। लगभग 10 साल की उम्र में उसकी मां गरीबी के कारण दम तोड़ देती है, लेकिन मरने के पहले रॉकी को कहती है कि तू गरीबों में भले ही पैदा हुआ है लेकिन मरना अमीरों में। मां की बात को रॉकी गांठ बांध लेता है और अपराध जगत में एक बड़ा नाम बन जाता है। रॉकी एक तूफान है, दुश्मन आग है तो वह पेट्रोल है। उसके एक मुक्के में इतना दम है कि किसी को जमा दे तो वह सैकड़ों की फीट उछल जाए। 25-50 मुस्टंडों के लिए वह अकेला ही काफी है। पल भर में वह लाशों का ढेर बिछा देता है। रॉकी की तारीफ सुनकर उसे बेंगलोर बुलाया जाता है और गरुड़ा नामक बदमाश को मारने का जिम्मा सौंपा जाता है जिसकी खदान है। बेंगलोर में रॉकी उसे मारने में नाकामयाब रहता है। वह कोलार जाकर उसी के घर में उसे मारने का फैसला लेता है। गरुड़ा का अपना इतिहास है। उसके पिता का बड़ा साम्राज्य है जिस पर कई लोगों की नज़र है। निर्देशक प्रशांत नील ने ही कहानी लिखी है। उन पर बाहुबली और गैंग्स ऑफ वासेपुर का प्रभाव नजर आता है। बाहुबली की तरह यहाँ गरुड़ा का परिवार सोने की खदान पर हक जमाने के खड़े अंतरस्ता है। वही गैंग्स ऑफ वासेपुर की तरह फिल्म का मिजाज रखा गया है। कोलार में एक अलग ही दुनिया नजर आती है
जहां मजदूरों पर जुल्म कर उनसे काम करवाया जाता है। यह जुल्म क्यों किया जाता है, इसका जवाब फिल्म में ही मिलता है। इस फिल्म में लीड रोल निभाया है यश ने। यश अपनी रोमांटिक हीरो की इमेज से बाहर निकलते हुए एक हैवी ड्यूटी एक्शन हीरो के अवतार में नजर आते हैं। फिल्म का पहला 1 घंटा रॉकी की छवि को बनाने में खर्च किया गया है। हर जगह वह मार काट मचाता रहता है, सिगरेट का धुआं उड़ाता है और शराब गटकता रहता है। स्लो मोशन में उसके कई स्टाइलिश शॉट नजर आते हैं। वह स्क्रीन पर नहीं भी होता तो लोग उसकी तारीफ के कसीदे करते रहते हैं। निर्देशक प्रशांत नील ने कहानी को सीधे तरीके से कहने के बजाय खूब घुमा फिराकर अपनी बात कही थी। रॉकी की कहानी एक लेखक टीवी पत्रकार को सुना रहा है। फिल्म कई बार फ्लैशबैक में जाती है। कहानी में कहानी सुनाई जाती है। चूँकि यह फिल्म का पहला भाग है इसलिए कई बार दूसरे भाग की झलक दिखाई गई थी। यह सब कुछ कंफ्यूजन को बढ़ाता था। शायद प्रशांत ने यह जानबूझकर किया था क्योंकि पूरी फिल्म उन्होंने इसी तरह से बनाई है। प्रशांत का दूसरा फोकस एक्शन पर रहा था। फिल्म में हिंसा की भरमार थी। हर दूसरे मिनट मार काट चलती रहती थी। गाजर मूली की तरह लोगों को काटा गया था। हथौड़ा, चेन, चाकू, राड, तलवार, फावड़ा से खून बहाने से मन नहीं भरा तो बंदूक और मशीन गन का इस्तेमाल भी किया गया था। एक्शन का यह ओवरडेज बहुत कहानी, स्क्रिप्ट, एक्टिंग पर भी भारी पड़ गया। फिल्म की कलर स्कीम बेहद डार्क है। ब्राउन और ब्लैक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। ज़्यादातर शॉट्स बहुत कम लाइट में शूट किए गए हैं। स्क्रीन पर ज़्यादातर समय अंधेरा छाया रहता है। बहुत ज़्यादा कट्स लगाए गए हैं। 3-4 सेकंड्स में ज़्यादा एक शॉट टिकता नहीं है। कलाकारों के गेटअप भी इस तरह के हैं कि वे गंदे नजर आते हैं। बेहतरीन लंबे बाल और दाढ़ी, काले कपड़े, रात में भी आंखों पर काला चश्मा चढ़ाए हुए हैं। ऐसा लगता है कि वे महीनों से नहाए ही नहीं हैं और न ही उन्होंने ब्रश किया है। पूरी फिल्म को रफ टफ और अलग ही लुक प्रदान किया गया है। निश्चित रूप से यह बहुत हटके लगता है, लेकिन इसे नापसंद करने वालों की संख्या भी कम नहीं रहेगी। फिल्म 2 भागों में आने का फैसला हुआ था। अच्छी बात यह है कि पहला भाग एक कंप्लीट फिल्म लगता था और दर्शक खुद को ठगा महसूस नहीं करते थे कि उन्होंने आधी ही फिल्म देखी है। फिल्म को बेहतरीन तरीके से शूट किया गया है और एडिटिंग टेबल पर फिल्म को लुक और टेक्सचर्स दिया गया है। फिल्म के खूब डायलॉग्स बाजी हैं। If you think you are bad, then I am your dad. हाथ में मछली लेकर मगरमच्छ को पकड़ने के लिए निकले हों, लेकिन मगरमच्छ को मछली नहीं हाथ पसंद है। वैसे धमाकेदार डायलॉग सुनने को भी मिलते हैं। लार्जर देन लाइफ किरदार में यश बेहद जमे थे। वो स्टाइलिश लगे थे। इनका एक्शन बढ़िया था और किसी हीरो की तरह नजर आए थे। सिंधी शेट्टी सहित अन्य कलाकारों के लिए खास स्कोप नहीं था। KGF में एक्टिंग, एक्शन, डायलॉग, स्वैग, बैकग्राउंड म्यूजिक जैसे सभी चीजें बहुत ज्यादा लाउड थी। स्टाइल्स और प्रोजेक्शन इसे अलग बनाता है। इसको निर्देशित किया था प्रशांत नील ने। कलाकार थे इसमें यश, सुनिधि शेट्टी, अनंत नाग, मौनी राय आइटम नंबर में थे। आइए जानते हैं KGF 2 में किस बारे में है संजय दत्त का कैरेक्टर। KGF 2 में बाबा मेन विलन का किरदार निभाएंगे। उनके कैरेक्टर का नाम होगा अधीरा। दत्त इससे पहले अग्निपथ में कांचा चीना जैसा विभत्स किरदार निभा चुके हैं। KGF 2 के बारे में बात करते हुए संजय ने एक मीडिया इंटरेक्शन में बताया कि उनका एक किरदार एवेंजर्स एंड गेम के सुपर विलन थैनेसा की तर्ज पर होगा। हालांकि जब तक ये फिल्म रिलीज नहीं हो जाती तब संजय के इस कथन को अतिशयोक्ति की श्रेणी में ही रखा जाएगा। 26 जुलाई को फिल्म के मेन विलन का टीजर पोस्टर रिलीज किया गया था, जिसमें शेर की अंगूठी पहने सिर्फ दत्त का हाथ नजर आ रहा था। लेकिन उनके बर्थडे पर जो लुक रिवील किया गया था उसके साथ बहुत कुछ छुपा कर भी रखा गया है। जैसे इस पोस्टर में संजय के किरदार अधीरा का पूरा चेहरा नहीं आ रहा है। इस पोस्टर में उस कैरेक्टर ने पगड़ी पहनी हुई है, जिसके बचे हुए कपड़े से अपना चेहरा ढका हुआ है। हालांकि फिर भी उसके चेहरे पर कई सारे टैटू नजर आ रहे हैं। आइए जानते हैं पहली फिल्म में क्या दिखाया गया था। KGF के पहले हिस्से में हमें कोलार गोल्ड फील्ड्स में अपना राज कायम करने वाले गरुड़ा की कहानी दिखाई गई थी। गरुड़ा सोने के इस खान का मालिक था और यहाँ काम करने वाले लोगों पर बहुत अत्याचार करता था। राकी यानी राजा कृष्णम्पा बैर एक गरीब घर का बच्चा, जिसकी माँ पैसे की कमी से इलाज न मिल पाने के कारण मर गई थी। लेकिन उसने मरते समय अपने बेटे से वचन लिया था कि वो बड़ा होकर बहुत ताकत और पैसा कमाएगा। राकी इन्हीं चीजों की तलाश में मुंबई आया और जल्द ही राकी भाई नाम का एक डॉन बन गया। उसका बड़ा होता नाम दे कोलार खान को हथियाने के लालची लोग उसे गरुड़ा को मारने के लिए सुपारी देते हैं। पहली बारी में फेल हो जाने के बाद राकी गरुड़ा को उसके गढ़ में यानी खान में ही मारने का प्लान बनाता है और मार भी देता है। पहली फिल्म यही खत्म हो जाती है। आइए जानते हैं इस सब में अधीरा कहाँ आता है।
अधीरा गरुड़ा का चाचा है। सोनी की खान के मालिक सूर्यवर्धन ने अधीरा को नज़रअंदाज कर अपनी बीमारी के बाद खान को संभालने की जिम्मेदारी गरुड़ा को सौंप देता है। इस बात से अधीरा नाराज था। फिल्म के पहले हिस्से में अधीरा का कई जगह जिक्र आता है, जिसमें उसे बहुत ताकतवर और क्रूर बताया जाता है। राखी के हाथों गरुड़ा की हत्या के बाद अब अधीरा की नज़र भी खान पर है। दूसरी ओर राखी भी उस खान पर अपना कर्जा जमाना चाहता है। इससे उसे बहुत सारा पैसा मिलेगा और ये सब तब संभव हो पाएगा जब उसके पास ताकत होगी। मतलब वो अपनी माँ के दिए वचन को पूरा करने के लिए ये सब कर रहा है। सारी टसल उस खान को लेकर है, इसलिए KGF 2 में राखी और अधीरा आमने सामने होंगे। साथ में कई और खिलाड़ी होंगे जो कोलार गोल्ड माइन पर अधिकार करना चाहते हैं। पहली फिल्म में सिर्फ गरुड़ा को मारने की कहानी दिखाई गई थी। इसके आगे क्या होता है और फाइनली कहानी कहां पहुंचती है, ये हमें फिल्म के दूसरे हिस्से में देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ मेन लड़ाई अधीरा और राखी के बीच में है। इस फिल्म में कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार यश अपने राखी के किरदार को आगे बढ़ाएंगे। उनके अलावा फिल्म के दूसरे हिस्से में श्रीनिधि शेट्टी, संजय दत्त, रवीना टंडन, आयुष कुमार, नासर, रामचंद्र राजू, अनंतनाग, मलविका अविनाश और वशिष्ठ सिन्हा जैसे एक्टर्स भी नजर आएंगे। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है प्रशांत नील ने। KGF चैप्टर 2 की शूटिंग मार्च 2019 में शुरू हुई थी। KGF फिल्म में जितना बड़ा किरदार यश यानी राखी का है, उतना ही बड़ा किरदार इसके विलन का भी है। KGF चैप्टर 1 में गरुड़ विलेन की भूमिका में था। जिस तरह से राखी फिल्म में आखिर में उसकी हत्या करता है, इसके बाद तो जैसे रहस्य और रोमांच का स्तर 2 गुना हो गया था। लोग अब KGF चैप्टर 2 में अधीरा को देखना चाहते हैं, क्योंकि अधीरा का चेहरा पहले पार्ट में नहीं दिखाया गया था। अब गरुड़ा को मारने के बाद अधीरा की दुबई से वापसी होगी और कोलार फील्ड पर आधिपत्य जमाने की खातिर उसका मुकाबला राखी से होगा। KGF चैप्टर 2 फिल्म में अधीरा का लुक कैसा होगा, लंबे समय से फैंस के दिलों में ये सवाल उठ रहा है और 29 तारीख को उनके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। माना जा रहा है कि KGF चैप्टर 2 में संजय दत्त का लुक ऐसा होगा कि आज तक भारतीय सिनेमा में विलन का इतना खतरनाक लुक नहीं दिखाया गया है। प्रशांत नील की फिल्म KGF 2 में संजय दत्त के साथ ही रवीना टंडन के लुक को लेकर भी लोगों में काफी दिलचस्पी है। KGF चैप्टर 1 में कोई भी हिंदी कलाकार नहीं था, लेकिन KGF ने जिस तरह साउथ इंडिया के साथ ही हिंदी पट्टी में भी जलवा बिखेरा, इससे प्रशांत नील को यश और KGF फिल्म की पॉपुलैरिटी का अंदाजा हो गया। इसी वजह से उन्होंने KGF चैप्टर 2 में बॉलीवुड के 2 दिग्गज कलाकारों को बड़ी भूमिका दी। अब संजय दत्त और रवीना टंडन की वजह से KGF चैप्टर 2 को लेकर दर्शकों का उत्साह चरम पर है। KGF चैप्टर 1 में यश ने ऐसा जादू बिखेरा था कि हिंदी पट्टी के लोग थलाइवा, रजनीकांत और बाहुबली प्रभास को भूल बैठे और उन्हें लगा कि यश की फिल्म तो वाकई कमाल की होती है। यह श्रीनिधि रेड्डी, संजय दत्त और रवीना टंडन समेत अन्य कलाकारों द्वारा अभिनीत निर्देशक प्रशांत नील की फिल्म KGF चैप्टर 2 काल्पनिक कहानी पर आधारित है, जिसमें यश यानी राखी गरुड़ा को मारने के बाद कोलार गोल्ड फील्ड पर कब्जा कर लेता है। गरुड़ा को मारने के बाद उसका चाचा अधीरा कोलार गोल्ड फील्ड पर दोबारा कब्जा जमाने की कोशिश में दुबई से वापस भारत लौटता है और यश को चुनौती देता है। KGF चैप्टर 1 का जिस तरह पिक्चराइजेशन किया गया था, वह भारतीय सिनेमा के लिए और खासकर हिंदी दर्शकों के लिए नई बात थी। शानदार विजुअल इफेक्ट, जानदार डायलॉग्स और यश के साथ ही अन्य कलाकारों के लार्जर देन लाइफ किरदार ने फिल्म को इतना भव्य बना दिया था कि हिंदी पट्टी में शाहरुख खान की फिल्म जीरो भी इसके सामने फ्लॉप हो गई थी। यश और KGF की पॉपुलैरिटी का आलम यह रहा था कि लोगों ने कई बार यह फिल्म देखी और अब भी अमेजन प्राइम वीडियो पर यह फिल्म हिट है। KGF चैप्टर 1 की सफलता के बाद प्रशांत नील ने जब KGF चैप्टर 2 लिखना शुरू किया तो उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें रखी जिसमें हिंदी पट्टी के दर्शक पसंद करते थे। अमूमन ऐसा होता है कि साउथ की फिल्में हिंदी पट्टी के दर्शक सिनेमा हॉल में नहीं देखते, भले टीवी पर OTT प्लेटफॉर्म पर वो साउथ इंडियन फिल्में देख लेते हैं। लेकिन बाहुबली और KGF जैसी फिल्में हिंदी पट्टी में भी उतनी ही पॉपुलर हुई जितनी बॉलीवुड की फिल्में होती हैं। इसी वजह से KGF चैप्टर 2 को तमिल, तेलुगु और मलयालम के साथ ही हिंदी में भी डब करने की कोशिश की गई और प्रशांत नील की यह कोशिश रंग लाई।
अब KGF चैप्टर 2 में हिंदी पट्टी के दर्शकों को इतना मसाला मिलने की उम्मीद जताई जा रही है कि यश के सामने सलमान खान फेल हो जाए। KGF 2 के कुछ हिस्से की शूटिंग इसके पहले पार्ट के दौरान ही हो गई थी। इसके बाकी हिस्से की शूटिंग मार्च 2019 में शुरू हुई और माना जा रहा है कि यह फिल्म अब पोस्ट प्रोडक्शन फेम में है। उम्मीद जताई जा रही है कि KGF पार्ट 2 अक्टूबर 23, 2020 को रिलीज कर दी जाएगी, लेकिन संभावना है कि कोरोना संकट की वजह से इसकी रिलीज डेट आगे खिसक जाए। हालांकि दर्शकों के लिए अच्छी खबर यह रही है कि 1 अगस्त से सिनेमा हॉल को खोलने पर विचार किया जा रहा है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले समय में फिल्में मल्टीप्लेक्स में रिलीज होंगी। इसके साथ ही KGF चैप्टर 2 को दर्शक हॉल में देख सकेंगे क्योंकि यह फिल्म मल्टीप्लेक्स में ही देखने लायक है। KGF चैप्टर 2 को हिंदी में फरहान अख्तर और रितेश शिवदासनी की प्रोडक्शन कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट रिलीज करेगी। सोनी की खान के मालिक सूर्यवर्धन ने अधीरा को नज़रअंदाज कर अपनी बीमारी के बाद खान को संभालने की जिम्मेदारी गरुड़ा को सौंप देता है। इस बात से अधीरा नाराज था। फिल्म के पहले हिस्से में